नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की पॉलिटिकल वार्ता सेगमेंट में आज बात हुई है झांसी की बबीना विधानसभा से। अब है जो सिटिंग विधायक हैं कहूँ ना कहूँ अच्छो प्रभाव रखत पूरे क्षेत्र पे, राजीव सिंह पारीछा जी से। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता में। धन्यवाद। विधायक जी, कैसी पहले तो मोदी जी की लहर चली, योगी जी को नाम नहीं है तो उसमें अच्छी लहर चली, 19 की 19 सीटन पे भगवा छा गओ। ई बार का हुई है? इस बार भी लगभग 19 में से 19 सीटें जीतेंगे और पिछली बार से अंतर हर सीट पे इस बार ज़्यादा होगा, ज़्यादा मार्जिन से बीजेपी इस बार सभी 19 सीटों पर फिर से भगवा लहराएगी। अगली बार 16,000 कछु 700 वोटन से हराओ तो प्रतिद्वंदी को, तो इस बार हमें उम्मीद है कि 70,000 से अधिक मार्जिन से जीतेंगे। 70,000 के अधिक मार्जिन से? ऐसा पब्लिक में एक वातावरण बना हुआ है जी। पहले अकेले मोदी जी थे, इस बार मोदी जी के साथ में योगी जी भी है, तो डबल इंजन की सरकार है। काम भी बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा हुए। बबीना विधानसभा में कामों की एक तरीके से योगी जी की बड़ी विशेष कृपा रही, जहां बुंदेलखंड का जो पानी के लिए तरसता था और आज बुंदेलखंड का जो बबीना विधानसभा है, सबसे ज़्यादा परियोजनाएं अगर योगी जी ने कहीं दी हैं, मोदी जी ने कहीं दी हैं, तो बबीना में दी है। बाकी तो पूरे बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पेयजल की समस्या थी, मिर्ज़ापुर रीजन में जहाँ जहाँ थी वहाँ सब जगह काम किया है, लेकिन बुंदेलखंड पे विशेष जोर है और बुंदेलखंड में बबीना पे विशेष कृपा रही है। आपने एक बात कही है कि पहले मोदी जी को अकेलो चेहरा तो अब तो योगी जी को भी चेहरा है। ऐसे ही बबीना विधानसभा में पहले आपको चेहरा तो अब कृष्णपाल राजपूत साहब भी आ गए संगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे भी ताकत बढ़े कि तुम ना कि तुम अभी सभी लोग आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस समय सभी लोग कहीं ना कहीं अपने को ये मान रहे हैं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के काम ठीक हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ठीक हैं और नेता और नीतियां तीनों चीज़ें किसी भी संगठन को बढ़ाने में कारगर होती हैं। इन तीनों चीज़ों में अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास उपलब्धि है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी कोई भारतीय जनता पार्टी के आसपास नहीं ठहरता। और जो चुनाव जिसकी कल घोषणा हुई है, निश्चित रूप से जब 2022 का परिणाम आएगा तो 300 से अधिक सीटों के साथ में फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक जी, कल चुनाव आयोग की बैठक हुई है, इसमें कहा गया है कि वर्चुअल तरीके से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, ज़्यादा भीड़ ना जुड़ जाए, क्योंकि कोरोना की कहीं ना कहीं तीसरी लहर देखने को मिल रही है। तो वर्चुअल तैयारी के लिए आप कितना तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है और हम लोग सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं अपनी बात रखने के, अपनी बात पहुंचाने के अंतिम व्यक्ति तक, उन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में भारतीय जनता पार्टी के पास दक्षता है जी। बाकी दलों के पास मैं समझता हूं शायद उतनी दक्षता नहीं होगी, क्योंकि बाकी लोग जनता के बीच में जाने से कहीं ना कहीं परहेज करते हैं। वो तो प्रलोभन से, बाहुबल से और अन्य तमाम जो प्रकार होते हैं जो असंवैधानिक होते हैं जी, उनके प्रयोग के आधार पर सरकार बनाते रहे हैं जी, और चुनाव जीतने का प्रयास करते रहे जी। लेकिन बबीना में और झांसी में ऐसे प्रयास कभी सफल नहीं हुए। कभी कभी सफल हुए एक आध बार, तो कभी उन्होंने पॉजिटिव अपना प्रचार प्रसार शायद कभी नहीं किया जी। और इस बार तो कोरोना की जो तीसरी लहर है, तीसरी वेव में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग ने स्पष्ट आदेश किए हैं कि और एकदम स्ट्रिक्ट उनको पालन कराने के लिए उन्होंने कहा है जिला प्रशासन से कि कहीं भी कोई रैली नहीं होगी, कोई सभा नहीं होगी, कोई यात्रा नहीं होगी, कोई छोटी सभा नहीं होगी, यहाँ तक कि नुक्कड़ सभा भी नहीं होगी। 5 लोगों को अनुमति है, 5 लोगों के साथ में जनसंपर्क कर सकते हैं, जाके जनसंपर्क करें जी। और कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए करें। एक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किए थे, उन कार्यक्रमों को भी शायद हम लोगों ने रद्द कर दिया है।
अब हम वो कार्यक्रम नहीं करेंगे, क्योंकि कल जो गाइडलाइन आई है उसको मानते हुए और प्रशासन को और चुनाव आयोग को पूरा सहयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव लड़ेगी जी। कोरोना में जो वर्तमान प्लेटफॉर्म है वर्चुअल, उसमें बाकी दलों को मैं समझता हूँ इतनी दक्षता नहीं होगी। भाजपा के पास अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमारे नेता भी इसमें काफ़ी एडवांस हैं, और मैं समझता हूँ जो दुनिया में सबसे एडवांस पॉलिटिकल पार्टी कोई है जो सबसे ज़्यादा वर्तमान जो भी प्लेटफॉर्म है उनका उपयोग करने में किसी के पास महारत हासिल है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। डिजिटल जो सदस्यता है वो भी केवल दुनिया में एक देश है, वो भारतीय जनता पार्टी। एक देश है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में भी एक पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी जो डिजिटल सदस्यता करती है, ऑनलाइन सदस्यता। किसी के पास वो सब। विधायक जी एक चीज़ बताइए, आपके पहले यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पहले उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी, फिर आप विधायक बन के आए, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आई। क्या क्या चुनौतियां थीं उस समय कि 5 साल हमें क्या क्या करना है, उनको कैसे आपने किया, क्या क्या समस्याएं थीं वहाँ जब आप विधायक बन के आए? 5 साल पहले एक तो सबसे पहले कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं थी जी। हर व्यक्ति सहमा हुआ था, डरा हुआ था जी। एक भय का वातावरण था जी। तो वो तो 11 तारीख को ही योगी जी के नेतृत्व में जब 19 तारीख में शपथ ली और 11 तारीख में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आया तो आधा तो उस दिन खत्म हो गया जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। और 19 तारीख को जब योगी जी ने शपथ ली तो 90% यानी 40% उस दिन खत्म हो गया। 10% जब वो एक्शन में आए तो 10% वो खत्म हो गया, यानी कि वोट की गणना के बाद से लेके 15 दिन के अंदर भय का वातावरण, डर का वातावरण पूरी तरीके से खत्म हो गया। और भी बहुत चुनौतियां थी, यहाँ बेरोजगारी बहुत चरम पे थी। जब हमें सरकार मिली, उत्तर प्रदेश में सेवा करने का अवसर दिया जनता ने, तो उस समय 17% से अधिक बेरोजगारी दर थी। 5 सालों में और कोरोना की भयंकर महामारी में जहां दुनिया में बेरोजगारी भी बढ़ी और व्यवसाय भी ठप हुए हैं, इन परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी ने आपदा को अवसर में बदलते हुए, परेशानियों को चुनौती के रूप में लेते हुए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4% के आसपास ले आए। यानी 13% की गिरावट किसी भी राज्य में एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको इतने कम समय में। तो बेरोजगारी पे भी काम किया हमने। कोरोना का प्रबंधन तो दुनिया में एक मॉडल है यूपी का, सबसे बड़ी आबादी और सबसे कम यहाँ पे संक्रमण, और संक्रमण के बाद भी नुकसान भी सबसे कम। तो ये एक मॉडल बन के हम लोग पूरी दुनिया में उभरे हैं योगी जी के नेतृत्व में। और बिजली की भी समस्या थी, सिंचाई की भी समस्या थी, पीने के पानी की भी समस्या थी। सड़कें तो यहाँ पे बची नहीं थी, केवल ठेके पट्टे अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ओबलाइज करने के लिए होते थे। सड़कों की गुणवत्ता इतनी खराब होती थी, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसकी गुणवत्ता इतनी खराब होती थी कि वो एक तरफ जब पूरा होता था दूसरी तरफ ख़त्म हो जाता था। तो उन सारी चीज़ों को इन 5 साल में ठीक किया है। भाई भतीजावाद ख़त्म हुआ है। ईमानदारी से नौकरियां पिछले 70 साल में अगर मिली हैं तो वो केवल एक सरकार है, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में, कि बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के, बिना क्षेत्रवाद के पहली बार अगर उत्तर प्रदेश में नौकरी मिली है तो योगी जी के नेतृत्व में मिली है। तो हम ये कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये कह सकते हैं कि जो पहले अपन ने किसी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर या लहर पे वोट लाए थे, अपन ने जनता के सामने कई वादे किए थे, उनके नाम पे वोट किए थे। इस बार काम पर अपन अपने काम बताकर हम लोग लड़ेंगे। हम तो विकास पे ही वोट मांग रहे हैं। और आज जो सारा परसेप्शन बना है पब्लिक का, हर आदमी योगी जी और मोदी जी कर रहा है, भाजपा कर रहा है, तो काम के ही नाते तो कर रहा है। हम लोगों ने काम किया है और उन्होंने काम पूरा खराब किया था। फर्क साफ दिखता है, फर्क साफ है। एक बड़ा नारा है भारतीय जनता पार्टी तो फर्क 5 साल में कोरोना जैसी महामारी को भी झेलते हुए, उससे निपटते हुए और 25 करोड़ लोगों को
एक अच्छा प्रशासन, एक अच्छा शासन, सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराना बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के, बिना पक्षपात के, ये आसान काम नहीं था। वो तो केवल योगी जी जैसा ही नेता कर सकता है, व्यक्ति कर सकता है। इस बार चर्चा चल रही है कि ए.के. शर्मा जी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, इसमें योगी जी ने बेहतर काम किया है जी। और योगी जी मोदी जी के सबसे प्रिय सिपह सालारों में से एक हैं। और पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व योगी जी की प्रतिभा पे गर्व करता है। योगी जी एक बेहतरीन मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में स्थापित हुए हैं, एक छवि बनी है। मैं समझता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश को योगी जी की और ज़रूरत है। और योगी जी के लिए मोदी जी ने कहा है कि यूपी के लिए योगी जी उपयोगी है। तो जब मोदी जी के मुख से बात आई है तो कहीं ना कहीं वो उपयोग समझ रहे होंगे यूपी के लिए योगी जी का। और बाकी सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो नाम आपने लिया वो भी अच्छे कार्यकर्ता है और उनका भी कहीं ना कहीं उपयोग होगा, क्योंकि ये तो भाजपा के पास बहुत लंबी स्ट्रेंथ है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होगा कि उपयोग किया जाएगा। दोनों में बहुत अंतर है, नहीं बारीकी नहीं, कोई अंतर नहीं है। जो इसकी जहाँ भूमिका होती है, और कोई यहाँ पद के लिए नहीं आता, यहाँ सेवा के लिए आते हैं। जिस दिन जिससे जो कहा जाए उस काम में लग जाता है। ये ऐसा संगठन जिसका दुनिया में कोई उदाहरण नहीं। विधायक जी, एक जनचर्चा है अपने यहाँ कि इस बार किसी और को टिकट दिया जाएगा, बबीना सीट से आपको बतौर एमएलसी उतारा जाएगा। चर्चा हम तक तो नहीं आई, लेकिन पार्टी जो भी निर्णय लेती है, पार्टी के हित में जो भी निर्णय होगा, उसमें हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। विधायक बनना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है सरकार बनाना जी। और उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी के गुंडा राज से बचाना जी। ये विषय महत्वपूर्ण है। कौन विधायक बनेगा, उसका नाम क्या होगा, महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनना चाहिए, नाम कोई भी हो। जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बने जी, तो उसमें एक फूल भारतीय जनता पार्टी का बबीना का भी शामिल होना चाहिए जी। एक फूल गरोठा का भी शामिल होना चाहिए। जब 300 फूलों की माला बनेगी तो हर विधानसभा का एक एक फूल, और बुंदेलखंड के 1900 में से 19 फूल। नाम क्या होगा उसका, जाति क्या होगी, ये विषय भाजपा में है ही नहीं। भाजपा में विषय केवल एक है कि भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड की 19 में से 19 सीटों के साथ योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपना सहयोग करने वाला है। बुंदेलखंड कहीं ना कहीं भाजपा जाति को टारगेट करती है, जैसे झांसी सदर सीट पर ब्राह्मणों की ज़्यादा वोटिंग है तो यहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा था। गरोठा में राजपूत की ज़्यादा आबादी है, ज़्यादा मतदाता हैं राजपूत जाति से, तो वहाँ जवाहर राजपूत को उतारा था। इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तियों पे और कार्यकर्ताओं पर विश्वास ज़्यादा करती है जी। अब ये तो एक ऐसी स्थिति है कि जब आप व्यक्ति को चुनोगे तो ऐसी परिस्थितियां हिंदुस्तान में हैं कि वो किसी न किसी जाति का होता है जी। क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है उस सिस्टम में कहीं ना कहीं जाति एक विषय बनती है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि कोई ब्राह्मण के नाते हमने उम्मीदवार झांसी में दिया था या राजपूत के नाते गरोठा में दिया था। जवाहर जी एक अच्छे कार्यकर्ता है जी, इस नाते उनको लड़ाया था जी। और एक किसानों के नेता इस नाते उन पर पार्टी ने विश्वास किया था, विश्वास पे वो खरे भी उतरे थे। गरोठा में रवि शर्मा जी 2012 में जीते थे। यहाँ झांसी में रवि शर्मा जी 2012 में जीते थे जी। और 2017 में भी पार्टी ने उन पर विश्वास किया था, उस बार भी वो खरे उतरे थे जी। तो ये विषय नहीं है, रवि शर्मा जी के पीछे रवि शर्मा लिखा है, उसको आप लोग शर्मा से देखते, हम लोग तो केवल कार्यकर्ता के नाते रवि देखते हैं, वहाँ जवाहर जी देखते हैं, यहाँ राजीव देखते हैं। हम लोग कार्यकर्ता हैं, जाति वाति यहाँ कोई विषय है ही नहीं। बाकी लोगों के लिए जाति विषय होगा, भाजपा के लिए कोई जाति विषय नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि कोई व्यक्ति का नाम लोगे तो उसके पीछे उसकी जाति होती है। सही बात है। लेकिन पार्टी में जाति का कोई महत्व नहीं है जी। जो अच्छा कार्यकर्ता होता है उस पर पार्टी विश्वास करती है, और जो जीतने की स्थिति में होता है उस पर और ज़्यादा विश्वास करती है। तो जो बबीना से जीतने की स्थिति में होगा, जो झांसी से जीतने की स्थिति में होगा,
जो गरौठा से जीतने की स्थिति में होगा, जो मौरानीपुर से जीतने की स्थिति में होगा, उसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी जी, और वो जीतेगा। विनर कैंडिडेट उतारेगी कुल मिला के। 100% विनर कैंडिडेट उतारेगी ही, और वो जो जिसको उतारेगी वो जीतेगा। समाजवादी पार्टी ने लगातार विजय यात्रा निकाली, काफ़ी भीड़ इकट्ठी की, काफ़ी भीड़ दिखाई भी, और लगातार ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सीधा टकराव सपा से होने वाला है, सपा और मजबूत हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बात स्पष्ट है कि चुनाव अब आमने सामने का है। हाँ सपा और भाजपा के मध्य ही चुनाव है जी। बाकी दल हमको लगता है कि इस बार पलायन की स्थिति में है। हाँ बसपा पूरी तरीके से या तो चुनाव लड़ने की उनकी मंशा नहीं है, या चुनाव वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, परिस्थिति नहीं बन पा रही है। हाँ बुंदेलखंड में बसपा नहीं है। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी सर्वे आ रहे हैं, जो भी प्रोजेक्शंस हैं, उनमें सब में बसपा गायब दिख रही है। कांग्रेस तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से विलुप्त हो गई है। अब कांग्रेस के पतन का कारण क्या है, क्या समझ रहे हैं आप इसको? कांग्रेस के पतन का कारण तो पूरी दुनिया जानती है। कभी उन्होंने जनता के हित में काम नहीं किया, देश के हित में काम नहीं किया, एक परिवार को लेकर ढोते रहे। तो अब देश आगे बढ़ गया है। अब परिवारों से निकलकर विकास की तरफ देश बढ़ा है। वो कहते रहे कि हम गरीबी मिटाएंगे, कांग्रेस कहती रही कि हम लोगों को रोजगार देंगे, हम गरीबी मिटाएंगे, हम रोजगार देंगे। जनता को लगा कि ठीक है अब मिटाएंगे। 1 चुनाव जिता दिया, 2 चुनाव जिता दिए, 4 चुनाव जिता दिए। लोगों को लगा कि ये कुछ मिटाएंगे नहीं, तो लोगों ने कहा कांग्रेस को ही मिटा दो। तो लोगों ने कांग्रेस को ही मिटा दिया। सही। अब रह गई स्थिति बसपा की। बसपा 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ में आई थी, लोगों को निराशा हुई। उसके बाद लगातार बसपा का वोट और परसेंटेज गिरता जा रहा है, ग्राफ गिरता जा रहा है। बसपा अब लोगों की पसंद नहीं बची। बल्कि बसपा के जो अच्छे कार्यकर्ता थे, जिनका जनता के बीच में अच्छा काम था, लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किए, वो सारे लोग कहीं ना कहीं भाजपा के साथ में अपने आप को अच्छा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। और भाजपा की तरफ उनका रुझान भी बढ़ा है। भाजपा में काफ़ी संख्या में लोग जुड़े भी हैं और बेहतरीन काम भी कर रहे हैं जी। अब केवल एक विषय है कि समाजवादी पार्टी को रोकना है, तो सबके पास एक ही विषय है, एक ही विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी जी। समाजवादी पार्टी से और भाजपा का सीधा टकराव है। जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो तांडव, जो गुंडई, जो कब्जे, जो डकैती, जो अपहरण, जो लूट, जो बलात्कार, जितने भी अनैतिक कार्य होते थे, समाजवादी पार्टी के नेताओं के संरक्षण में पीड़ित व्यक्ति का मुकदमा नहीं, पीड़ित के ऊपर मुकदमा लिखा जाता था। तो और पुलिस उसके साथ में रहती थी, प्रशासन की मजबूरी थी। इस बार बबीना में भी सपा और भाजपा के आमने सामने चुनाव होंगे। तो उन परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा देखना नहीं चाहती। वो जो हालात थे, उन हालातों को जब आदमी सोचता है, चर्चा करता है, तो उसको कहीं ना कहीं सिहरन होने लगती है कि वो दिन कि हम घर से निकलने के पहले 4 बार सोचते थे कि घर से हम निकल रहे हैं, खतरा सामने आ गया। बहन बेटी तो निकलती नहीं थी, बेटियों ने पढ़ना बंद कर दिया था। व्यापारियों ने पलायन करके मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों की तरफ रुख कर लिया था। तो वो भयावह स्थिति से लोग दोबारा मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है जी। तो वो कहते हैं कि हम फिर दोबारा से योगी जी का शासन चाहिए। आज लोगों के रोजगार फल फूल रहे हैं। बेटियों के लिए तमाम योजनाएं योगी जी ने शुरू करी हैं, जन्म से लेके और शादी तक की योजनाएं। सुरक्षा की 100% गारंटी। अगर कोई बेटी के साथ में कोई मिसबिहेव कर दे, दुर्व्यवहार कर दे, तो थाने में भी बेटी बैठी है। अब मिशन शक्ति पुलिसिंग को बहुत स्मार्ट कर दिया। मिशन शक्ति के नाम पे बेटियों को सशक्तिकरण करने का काम जो किया है, बेटियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा वातावरण उत्तर प्रदेश में बना है। आज आप सर्वे करें तो सबसे ज़्यादा योगी जी के पक्ष में अगर कोई दिखाई देता है एकदम परिवर्तन, तो सबसे ज़्यादा महिलाओं में है। अगर
पुरुष योगी जी के साथ में 70% है, 75% है, तो महिलाएं 90 और 95% है। मैं पूछ रहा था कि बबीना विधानसभा सीट में भी समाजवादी पार्टी भाजपा का वो सीधा सीधा मुकाबला है जी। बबीना में, गरोठा में और बहुरानीपुर में, तीनों जगह सीधा सीधा मुकाबला भाजपा वर्सेस सपा। अच्छा। बसपा और कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। झांसी में भी इस बार समाजवादी पार्टी पिछली बार से बेहतर चुनाव लड़ेगी जी। लेकिन अंतर हार का, पिछली बार हो सकता है कि बसपा से चुनाव हुआ था, हो सकता है इस बार सपा से चुनाव हो, लेकिन जीत का अंतर पिछली बार से ज़्यादा होगा झांसी में भी जी। नंबर बदल जाएगा। हमको लगता है कि बसपा की जगह सपा पहुंच सकती है झांसी में भी। खिलेगा कमल ही, वो तो पूरे उत्तर प्रदेश में खिलना है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता को मालूम है कि हमको दोबारा से एक चीज़ बताइए, अपन बबीना उत्तर प्रदेश को बर्बाद नहीं होने देना है। बबीना विधानसभा से जुड़े हैं, तो बबीना विधानसभा में सपा वर्सेस भाजपा या पहले सपा वर्सेस सपा फिर सपा वर्सेस भाजपा? सपा वर्सेस सपा तो पूरे उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि वहाँ लड़ाई होती है। वो विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं लूटने के लिए, और जहाँ लूटने की प्रवृत्ति वहाँ तो झगड़ा होता ही है। तो उनके लिए राजनीति लूट का विषय है, कमाने का विषय है, इसीलिए वहाँ झगड़े तो होने ही हैं, झगड़े कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो वो उनका आपस का झगड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। जनता उसको सब जानती है कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, सब एक है। और इन सबको पूरी तरीके से धूल चटाने का काम इस बार बबीना की जनता और झांसी की जनता दोबारा से करेगी। और समाजवादी पार्टी तो कभी बबीना जीती ही नहीं है, कभी नहीं जीती। पहले कांग्रेस का दबदबा रहा, कांग्रेस का तो जब रहा जब कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे एक आध बार गलती से कोई सीट कभी जीत गई हो तो जीत गई हो, नहीं तो ना तो लोकसभा में कभी बबीना विधानसभा में जीत पाते हैं, और ना कभी बसपा में जो सीट जिता के लाते थे वो आजकल आपके साथ हैं। नहीं, वो सब लोग अकेले वही साथ नहीं है। केपी राजपूत जी तो भाजपा में आ ही गए हैं, उनके साथ भी सैकड़ों लोग आए। आज उनका जन्मदिन है, उनको हम बधाई देते हैं आपके माध्यम से, और आपने बताया है तो अभी हम उनको व्यक्तिगत रूप से भी बधाई देंगे। हमारे भाई हैं और हमारे साथी हैं, और पूरी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए, और उन्होंने विश्वास भाजपा के नेताओं को दिलाया कि इस बार पूरे बुंदेलखंड में उनके नाते भाजपा को निश्चित रूप से लाभ होगा, हर सीट पे लाभ होगा। और ऐसे कई लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में जुड़ चुके हैं, और कई लोग जुड़ने की कगार पर खड़े हैं, एकदम गेट खुलने वाला है, और वो लोग जुड़ेंगे और निश्चित रूप से भाजपा को फायदा होने वाला है। विधायक जी, ये तो हो गई अपनी राजनीतिक बात है। इस सेगमेंट में हम एक काम और करते हैं, व्यक्ति के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है, पढ़ाई कहाँ से होती है, फिर मन बनता है राजनीति में आने का, तो वो दौर कैसा रहता है, शुरुआती दौर? वहाँ से कोई राजनीतिक हमारा कोई राजनीति करने का ना तो कोई मन था, और ना राजनीतिक हमारा कोई परिवार है जी। हम तो एक किसान परिवार से हैं जी, और पढ़ने लिखने के साथ अपना व्यवसाय शुरू किया था। व्यवसाय भी ठीक ठाक परिस्थिति तक ले गए, फिर परिवार के भाई वगैरह सब बड़े हो गए, उन सब लोगों ने सहयोग करना शुरू कर दिया जी। तो ये हुआ कि इतने लोग हैं, सब 5-6 लोग, तो सब एक ही काम करते रहेंगे, तो ये हुआ कि भाई कुछ अलग किया जाए। तो अलग तो ये तो संयोग है, और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कृपा है, नेताओं का बड़ा आशीर्वाद है कि हम जैसे लोगों को भी कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया, और अपने विश्वास, अपना पार्टी ने विश्वास प्रकट किया, नेताओं ने विश्वास प्रकट किया, और हमने प्रयास किया कि उनके विश्वास पर खरा उतरे। और आज अब उसके बाद टिकट दिया, टिकट दे के विधायक बना दिया जनता ने, तो पूरे 5 साल जनता के लिए भी हम केवल इसी शर्त के साथ कि उनको कहीं ये अफसोस ना हो कि मेरा विधायक ठीक नहीं है, उनकी शर्तों पे हम खरे उतरे। मुझे लगता है कि हम 24 घंटे में शायद ही कोई ऐसा क्षण आता होगा जब हम अपनी जनता से दूर रहें। 24 घंटे में 24 घंटे
अपने विधानसभा के लोगों के लिए हम उपलब्ध रहे जी। और एक नया परसेप्शन सेट किया है यहाँ पे जी। और मैं समझता हूँ कि हमारी विधानसभा के लोग काफ़ी प्रसन्न भी हैं और आश्वस्त भी हैं और हम पे विश्वास भी करते हैं। हमने पूरा प्रयास किया कि उनकी इच्छाओं पर, अपेक्षाओं पर खरा उतरे और जो संभव हमसे हो पाया इन 5 सालों में हमने किया जी। और मुझे विश्वास है कि जिन संकल्पों के साथ हम समाज सेवा में और राजनीति में आए हैं जी। उनको और मजबूत करने के लिए और कड़ी मेहनत करेंगे जी। और प्रयास करेंगे कि जनता के विश्वास पे हमेशा खरा उतरते रहें और उनका विश्वास जीतते रहें और उनके बीच में बने रहें। कुछ काम रह गए हैं जो आप करेंगे आने वाले समय में? काम कुछ तो छूट गए हैं काम तो ऐसे हैं जो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। हाँ। क्योंकि हर वक्त जितनी सुविधा मिलती है उससे ज़्यादा फिर अपेक्षा होती है जी। हम ये कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों में इतने काम बबीना विधानसभा में हुए जो 60 सालों में नहीं हुए। 1800 करोड़ रुपए बबीना विधानसभा में यूपी गवर्नमेंट ने और केंद्र सरकार ने मिलकर इन्वेस्ट किया है। 1800 करोड़ रुपए एक विधानसभा में, सड़कों में, शिक्षा में, पानी में, सिंचाई में 1800 करोड़ से ज़्यादा जी। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जी 1800 करोड़ से ज़्यादा केवल एक विधानसभा में खर्चा किया है जी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। अगर पूरे 60 साल का बबीना विधानसभा में जो सरकारों के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट है उसका अगर हम तुलनात्मक अगर अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक रूप से अगर हम उसकी चर्चा करते हैं तो 60 सालों पे 5 साल भारी है। लेकिन अभी भी हमें 60 साल बनाम 60 महीने, 60 साल बनाम 60 महीने, लेकिन अभी हमको कहीं ना कहीं और लगता है कि बबीना में बहुत काम होने हैं, बहुत संभावनाएं हैं विकास की। अभी विकास की तो संभावना है ही है, काम भी अभी बहुत होने हैं जी। अभी हमें अपने जैसे हर घर को हमने शुद्ध जल से जोड़ा है। हाँ। हर खेत को हमको अब हर खेत को पानी देना, हमें पानी से अपने सर का जो अपना पाइप के माध्यम से सिंचाई, पाइप के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से हर खेत तक पानी पहुंचाने का अभी हमारा लक्ष्य जो है वो अभी थोड़ा हम उसमें पीछे हैं जी। अगर कोरोना नहीं आता तो मेरे विधानसभा का एक भी खेत शायद नहीं बचता और आगे आने वाले 5 सालों में मैं आपके माध्यम से वादा करता हूं कि एक भी खेत हमारा ऐसा नहीं रहेगा, एक भी खेत हमारा बिना पानी के नहीं रहेगा बबीना विधानसभा का और झांसी जनपद का। योगी जी की प्राथमिकता पे है बुंदेलखंड, मोदी जी की प्राथमिकता पे है बुंदेलखंड। आप पिछले 60 साल का आप तुलनात्मक अध्ययन कर लें, जितने मुख्यमंत्री योगी जी इन 5 सालों में झांसी आए हैं पिछले 60 साल में कोई मुख्यमंत्री इतनी बार नहीं आया होगा। तो 60 साल बनाम 60 महीने, इधर भी देखो कितना ज़्यादा बुंदेलखंड बीजेपी और हमारे नेताओं की और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है। जितने प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी आए हैं तुलना कर लें तो 60 सालों में प्रधानमंत्री नहीं आए होंगे इतना झांसी में जी। तो ये हमारे लिए देश का एक एक कोना, उत्तर प्रदेश का एक एक कोना विकास से कहीं ना अछूता न रह जाए। एक भी व्यक्ति कहीं विकास से अछूता न रह जाए, विकास उस तक ना पहुंच पाए। इस परिकल्पना के साथ में भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार काम कर रही है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है ये कार्य जो हमने बढ़ाया है, ये जो कदम बढ़ाए हैं और गति के साथ में 2022 के चुनाव के बाद और ज़्यादा गति के साथ में और ज़्यादा ताकत के साथ में आगे बढ़ेंगे। पूरा विश्वास है हमको और उत्तर प्रदेश की जनता को कि फिर आगे आने वाले 5 साल योगी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में और ज़्यादा गति के साथ और अधिक विकास के साथ हम आगे फिर उत्तर प्रदेश को ले जाएंगे। ऐसे ही बबीना विधानसभा की जनता से बुंदेली वार्ता के माध्यम से आप यदि कुछ कहना चाहते हो तो कम शब्दों में अपनी बात रख सकते हैं। हमारी विधानसभा बबीना के लोगों से मैं केवल इतना ही कहूँगा
कि 5 साल में और बाकी 60 साल में जो विकास और जो विश्वास आपने देखा है, 60 साल और 5 साल यानी 60 महीने दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें और जो उनके हित में हो, जो बबीना के हित में हो, उस निर्णय को जरूर ले। वही निर्णय उनको मजबूत करेगा, बबीना को मजबूत करेगा और उत्तर प्रदेश को मजबूत करेगा। भय का वातावरण, अत्याचार का वातावरण बड़ी मुश्किल से हम उससे पार गए हैं, उससे हमने दूरी बनाई है। आज ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश से बेदखल किया है जो माफिया होते थे, आतताई होते थे। गलती से भी ऐसे लोग दोबारा से उत्तर प्रदेश में अपना पैर ना रख पाएँ, कहीं ना कहीं पैर ना पसार पाएँ। झांसी में भी, बबीना में भी और उत्तर प्रदेश में एक वोट की ताकत बहुत अधिक होती है और वह ताकत कई प्रकार से आपके काम आती है जी। आपको एक वोट हजारों तरीके के फायदे देता है और गलती से अगर वोट दुधारी तलवार होती है, अगर वो गलती से वोट गलत हाथों में चला गया तो ये 60 साल हमने भोगा है। टुकड़े भी देश के हमने देखे हैं और माताओं को कष्ट में भी देखा है। कश्मीर में हमारे युवा साथी कुर्बान भी हुए हैं। गलत लोगों के साथ में हम लोग कहीं ना कहीं संबंध बनाए रखे। कांग्रेस जैसे लोगों को हम वोट देते रहे और उन्होंने वोट की कीमत नहीं समझी। बेरोजगारी भी हुई, विकास की गति एक तरीके से बंद ही हो गई थी। कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, तो हर स्तर पर अगर तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई सरकार नहीं और योगी जी और मोदी जी से बेहतर कोई नेता नहीं। दोनों ही हमारे पास। आपका बुंदेली वार्ता को इतना अहम समय देने के लिए अपना बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुँचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।